अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी चल रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज और जिसका हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। स्टूडेंट्स, बिफोर दिस के हम कॉम्बिनेशन की तरफ जाए, थोड़ा सा हम रेजिस्टर की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में रेजिस्टर क्या है? देखो, सिंपल तुम्हारे मैकेनिक्स की दुनिया में जब तुम चल रहे होते हो, ठीक है, तो जैसे रोड और टायर्स के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, यानी टायर का जो मोशन है, रोड इसके मोशंस को अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करती है, उसको हम कहते हैं कि जी ये फ्रिक्शन है, ठीक है, यानी एक तरह से उसके मोशंस को रेजिस्ट किया जा रहा है, अपोज किया जा रहा है। इसी तरह हम चलते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक जो स्लिपरी रोड होती है या स्लिपरी जो सिचुएशन होती है, उस केस में हमारे पास फ्रिक्शन कम होता है, अपोजिंग फोर्स कम होती है, दैट्स व्हाई केस ऑफ स्लिपिंग ज़्यादा होता है, ठीक है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से। इसी तरह अगर ड्राई रोड हो, ठीक है, तो उस केस में हमें फ्रिक्शन मिलती है और फ्रिक्शन जो है वो हमारे मोशंस को अपोज करती है और हम एक फीट पीछे और एक फीट आगे को चल रहे होते हैं। मैकेनिक्स के वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली जो हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं, देखो एटम कंसिस्ट होता है आयंस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। ये आयंस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से हमारे पास सर्किट्स के अंदर करंट बनता है, ठीक है। हमारे पास बैटरी क्या करती है, एक कंपोनेंट से चार्ज उठा के दूसरे कंपोनेंट के चार्ज सर्कुलेट करवाती रहती है, ठीक है, एक साइकिल में चार्ज सर्कुलेट कराती है और उस चार्ज के फ्लो होने से हमारे पास बनता है करंट, ठीक हो गया। इन्हीं में आसान लफ्जों में कहूं तो रेजिस्टर इज व्हाट, ये बिल्कुल वही चीज है जो मैकेनिक्स की दुनिया में फ्रिक्शन था। अब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पाथ में से फ्लो करना चाह रहा है, ठीक है, पाथ क्या है स्टूडेंट्स? वायर। जैसे पानी को बहने के लिए पाइप चाहिए होता है, ऐसे चार्जेस को फ्लो करने के लिए हम एक कंडक्टर वायर का इस्तेमाल करते हैं। जब उस कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रॉन्स जाने के लिए चल पड़ता है तो क्या होता है कि जो मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स वहां होते हैं, आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, वो उसके मोशंस को अपोज करते हैं और उसके मोशंस के अपोज करने के साथ साथ उसकी कुछ एनर्जी भी उसे ले लेते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप अपने क्लासरूम में खड़े हैं और 100 से 150 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, आपके क्लास से के बीच से रास्ता दूसरी क्लास में जा रहा है, एक स्टूडेंट सेकंड क्लास की तरफ बढ़ रहा है और 100 से 150 के स्टूडेंट्स के दरमियान से उसने गुजरना है। अब जब वो चलेगा और वो इसके बीच में से गुजरना चाहेगा तो ऑलरेडी इतना फील्ड है रूम कि जब वो उसमें से जाने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसका मोशन भी अपोज होगा और धक्के मार मार के जब वो बढ़ेगा तो जाहिर है उसकी एनर्जी भी डिसिपेट होगी। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस या रेजिस्टर डेफिनेटली सेम ऐसा काम करते हैं, आने वाले करंट्स को अपोज करते हैं बिकॉज ऑलरेडी वहां पे एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करते हैं, रेजिस्ट करते हैं उसकी मोशंस को। बिल्कुल ऐसी जैसे एक स्टूडेंट यहाँ से अदर रूम में जाना चाहता है और 150 स्टूडेंट उसका रास्ता रोक ले और वो धक्के खाता हुआ बहुत मुश्किल से गुजर के अपने रूम में जाएगा, तब तक वो अपनी कुछ एनर्जी उनको दे चुका होगा धक्कों के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से उसका मोशन भी जिस स्पीड से वो कमरे से बाहर आ रहा था उस स्पीड को भी अपोज किया जा चुका होगा, बड़ा थका हारा ऐसा ऐसा जो है वो उस रूम की तरफ बढ़ेगा। सेम इलेक्ट्रॉन्स जब किसी रेजिस्टर में से पास करता है, रेजिस्टिंग सिचुएशन में होता है, तो वो रेजिस्टर को कुछ एनर्जी देता है प्लस उसकी मोशंस को भी अपोज किया जाता है। ये दो सिचुएशन उसके साथ होती है। तो हमारे पास रेजिस्टर दो तरह से कंबाइन होते हैं, एक पैरेलल और एक होता है सीरीज। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो उसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, हमारे पास प्रैक्टिकली एक बोर्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो रेजिस्टर होते हैं वो इसके अंदर ऐसे फिटेड होते हैं, आई शो यू, ठीक है। प्रैक्टिकली हम ऐसे इसके अंदर फिट करते हैं और रेजिस्टर को इन बोर्ड्स के अंदर दो तरह से कंबाइन किया जाता है अपने डिजायर्ड नीड लेने के लिए। समटाइम हमें
रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा चाहिए होती है, समटाइम हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए होती है, समटाइम हम एनर्जी चाहते हैं कि वो कम जाए किसी कंपोनेंट के अंदर, समटाइम हम चाहते हैं एनर्जी ज्यादा जाए, यानी वोल्ट की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि करंट कंट्रोल होके जाए, करंट की पार्टीशंस बने, ठीक है। तो उस केस में हम रेजिस्टर को अपने डिजायर्ड नीड्स के लिए डिफरेंट तरह से कंबाइन करते हैं। ये तो जब आप मैथमेटिकली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके क्या फायदे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशंस की डायग्राम की, ताकि आप ये सीख सकें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है। प्रैक्टिकली रेजिस्टर स्टूडेंट्स आपके पास बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। यूं आपके लैब्स में इसको यूज किया जाता है, ये देख सकते हैं कलर कोड का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, और डिफरेंट बैंड्स होते हैं, कलर बैंड्स होते हैं, और हर बैंड्स की अपनी रेजिस्टेंस होती है, और हम उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ के हम उसकी टोटल रेजिस्टेंस बता देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ से आपको सिंबॉलिकली थोड़ा सा बता देता हूँ कि पैरेलल और सीरीज हम कैसे कंबाइन करते हैं सिंबॉलिकली। जी स्टूडेंट्स, सिंपल जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास दो नोड्स होते हैं, एक नोड्स हम लेफ्ट पे रखते हैं, एक नोड्स हम राइट पे रखते हैं, और इसके साथ हम 2 से 3 रजिस्टर जो है उसकी लेफ्ट राइट साइड्स के नोड्स पे, अब रजिस्टर की लेफ्ट साइड लेफ्ट वाले नोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, रजिस्टर की राइट साइड जो है वो राइट साइड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, इसकी 2 साइड्स है, ठीक है। दिस वन, ये आपकी जो है राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है, तो 2 साइड जो है वो डिफरेंट नोड्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस बोर्ड के अंदर हम एक नोड बनाएंगे, चूंकि ये चले ये नोड बना लिया, एक ये नोड बना लिया, तो डिफरेंट नोड्स के अंदर हम रेजिस्टर्स कंबाइन कर देते हैं, यानी इसको इंसर्ट कर देते हैं, नोड के अंदर ही डाल देते हैं, ठीक हो गया। तो इन नोड्स के अंदर हम पहला रजिस्टर सिंबॉलिकली ये ऐसे ऐड कर दिया, ये दूसरा रजिस्टर इसी नोड से उठाया, साइड बाय साइड कनेक्टिविटी है ये स्टूडेंट्स, और इसी तरह तीसरा रजिस्टर ऐसे उठाया और साइड बाय साइड पे कंबाइन कर दिया। इसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया R3। ये कहलाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंपल मैंने क्या बताया, 2 नोड्स है, ये लेफ्ट वाला ये राइट वाला, साइड बाय साइड कनेक्शन है, रजिस्टर के लेफ्ट साइड लेफ्ट नोड पे, राइट साइड राइट नोड्स पे रखे, ऐसी कॉम्बिनेशंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन, साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन। जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, ये तो थी आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं कि एक रेजिस्टर का जो हेड है, ठीक है, दूसरे रेजिस्टर के टेल पे रखा जाता है। यानी आमतौर पे अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टर की बात करूं तो वो कैसे होगा, ये उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये उसका हेड है, ये उसका टेल है, ठीक है। यानी अगर मैं एक कलर कोड रजिस्टर उठाऊं तो सिंपल मैं इसको मान लो ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। अब अगर मैं 3 रजिस्टर ऐसे लूं कि पिछले का हेड इसके टेल पे रखूं और इसका हेड अगले के टेल पे रखूं, तो ऐसी कॉम्बिनेशंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। रजिस्टर ऐसे जोड़े जाए आपस में कि एक का हेड दूसरी की टेल पे और इसी का टेल पिछले के हेड पे पड़ा हो, तो हम ऐसी कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जी स्टूडेंट्स, इनको बिल्कुल ऐसे ही ज्वाइन किया जाता है अपने डिजायर्ड नीड्स के लिए। समटाइम हम एप्लायंसेस के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, सर्किट्स के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहते हैं, समटाइम हम सीरीज चाहते हैं, क्योंकि इसकी अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल और सीरीज के लिए। जी सीरीज के लिए आप देख सकते हो एक रेजिस्टर का
हेड, मैं बिल्कुल इसका हेड नेक्स्ट रजिस्टर के टेल पे रखूंगा स्टूडेंट्स, ऐसे ये हुआ। अब इसका हेड इससे अगले के टेल पे रखा जाएगा। तो ऐसी जो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स R1 की R2 के साथ और R2 की R3 के साथ, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नोड के साथ जोड़ा और साइड बाय साइड कनेक्टिविटी रखी, साइड बाय साइड, ठीक है, साइड बाय साइड। इसका क्या किया, इसका आपने सिंपल एक ही पाथ में रजिस्टर कुछ ऐसे जोड़े कि इसका हेड इसके टेल पे, इसका हेड इसके टेल पे, और इसे नेक्स्ट का हेड अगले के टेल पे रखा। ऐसी कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाती है। और रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर तो रोकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का गुजरने का रास्ता। जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आयंस आ रहे हैं, ये उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यूं आना चाहता है, उसको यूं अपोज कर रहे हैं। और एनर्जी हीटर, इसलिए रजिस्टर दो तरह से जाने जाते हैं। कौन कौन सा, oppose the flow of charge, oppose the flow of charge, सेकेंड फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स इसका, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप मतलब एनर्जी ड्रॉप। जब आप एक स्टूडेंट को बोलोगे कि वो 150 स्टूडेंट में से क्रॉस होता हुआ सेकेंड रो में जाए, तो जब वो धक्के खा के इसको धक्का दिया, इसको धक्का दिया, अपने लिए रास्ता बना रहा है गुजरने का, तो क्या वो अपनी एनर्जी डिसिपेट नहीं कर रहा? चलिए उस केस में तो मस्कुलर एनर्जी लगा रहा है, पर ये क्या लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स? डेफिनेटली बैटरी इसको कुछ ना कुछ एनर्जी दे के रजिस्टर के पास भेजेगी। आपने जो एक्सटर्नल सोर्स सेल या बैटरी लगाई है, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी दे के भेजेगी। जब वो बैटरी से वो एनर्जी उठाएगा, रजिस्टर के पास जाएगा, रजिस्टर इसको बोलेगा दे एनर्जी, फिर जाने दूंगा। अब इलेक्ट्रॉन्स रजिस्टर को कुछ एनर्जी देता है और इलेक्ट्रॉन्स आयंस एटम में से खिसकता हुआ मोशन को अपोज द मोशन को फेस करता हुआ जा रहा होता है और इन दो फंक्शंस को पूरा करता है। यानी उसके मोशंस को अपोज करवाता है रजिस्टर और वोल्टेज को ड्रॉप करता है, एनर्जी अपनी ड्रॉप करता है उसके क्रॉस। फिर नेक्स्ट साइकिल पे फिर बैटरी से एनर्जी उठाता है, बैटरी को कहते हैं ये ले, फिर उस एनर्जी को लेता है, फिर रजिस्टर के क्रॉस जाएगा, फिर अपनी एनर्जी ड्रॉप करेगा और फिर से एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस वहां पड़े हुए उसके मोशंस को अपोज करेंगे। अब यहाँ पे एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स करते हैं। जो आने वाले आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे नहीं कहते जा भाई गुजर जा, नो, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं। और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये दो फंक्शंस करता है, अपनी एनर्जी ड्रॉप करता है क्योंकि उनके साथ कोलाइड्स करता है, उनके साथ कोलिजन्स के दौरान उसकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, प्लस उसके मोशंस को अपोज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था रेजिस्टर्स। ठीक है, जो कॉम्बिनेशंस है जो इलेक्ट्रॉन्स को ऑफर करता है कि आ इलेक्ट्रॉन्स मोशन अपोज करवा के जा और एनर्जी जो है दे के जा, फिर तू जा सकता है। ठीक है, जिसका नाम है। अब इसको तुम पैरेलल में कंबाइन करते हो तो कुछ और तरह से बिहेव करता है, जब तुम इसको सीरीज में कंबाइन करते हो फिर कुछ और तरह से बिहेव करता है। आइए हम आज पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कि जब तुम इसको पैरेलल में लगाते हो तो ये किस तरह से बिहेव करता है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दिस वन, ठीक है, हम इसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले अगेन डायग्राम उठाता हूं मैं, दो नोड्स बनाए, फर्स्ट रजिस्टर को साइड बाय साइड कनेक्ट किया, दिस इज नोन एज साइड बाय साइड कनेक्टिविटी। R1 R2 को कुछ ऐसे कनेक्ट किया कि ये आपस में साइड बाय साइड कनेक्ट हो, R1 R2 R3। जी स्टूडेंट्स, R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, जो एनर्जी ड्रॉप होगी एज इट इज अ वोल्टेज ड्रॉप या एनर्जी ईटर, इसको एनर्जी ईटर भी बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको कुछ एनर्जी देके जाता है, ये उसकी एनर्जी खाता है और फिर कहता है जा, फिर इलेक्ट्रॉन चला जाता है नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी, फिर बैटरी से एनर्जी उठाता है, फिर इसके अक्रॉस एनर्जी ड्रॉप करता है, जिसको हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं आसान लफ्जों में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R1
R2 R3, R1 के क्रॉस जो ड्रॉप की उसको V1 बोला, V2 के R2 के क्रॉस V2 इसको बोला V3। इसी तरह हमारे पास इन दोनों नोड से उठाई जाती है सेम वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स। इन कंडक्टिंग वायर्स को स्टूडेंट्स बैटरी के पोटेंशियल से, मेन पोटेंशियल से जोड़ा जाता है। इसके लेफ्ट साइड को हम जोड़ देते हैं हाई पोटेंशियल से और इसके राइट साइड को उठा के हम जोड़ देते हैं लो पोटेंशियल से। लो जी स्टूडेंट्स, यहां होगा कुछ ईएमएफ इस बैटरी का, ठीक है, आइदर इट्स 10 वोल्ट 9 वोल्ट, जितने वोल्ट की बैटरी होगी दैट इज लेबल एज ईएमएफ ऑफ दैट बैटरी। ठीक, बैटरी सिंपल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगी, एक पोटेंशियल वोल्ट देगी, ठीक है, वोल्ट को कैरी करता हुआ इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहां इसके फ्लो होने से कुछ करंट बनेगा, यहां तक आएगा आई, ठीक है, ये आई जा रहा है, करंट आई, ये किससे बना, जो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रही है। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया और करंट आई जो बना स्टूडेंट्स, ये करंट आई तो अब होने वाला है डिवाइड। हमारे पास होता है किरचॉफ करंट लॉ, जो आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में स्टडी करोगे। सिंपल मीनिंग्स में आपको बताऊं स्टूडेंट्स, किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी करंट आई किसी नोड पे जाता है तो सिंपल अगर वहां मल्टी पाथ्स हैं, जैसे आपको नजर आ रहे हैं पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3, तो इलेक्ट्रॉन उस पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहां से आपको नजर आ रहा है दिस नोड ऑन द लेफ्ट साइड, यहां से करंट आई डिवाइड हो रहा है, कैसे, R1 के क्रॉस I1 जाने वाला है, ऐसे कुछ पार्ट ऑफ करंट जाने वाला है R2 के क्रॉस, जिसको I2 बोल दिया, कुछ के क्रॉस जाने वाला है I3, जिसको I3 बोल दिया। सिंपल मैं आपको कहूं तो मीनिंग मतलब क्या हुआ, करंट I आया और इस नोड पे आके रुका। इस नोड में से 3 डिफरेंट रास्ते निकल रहे थे, एक ऊपर, एक सीधा, एक डाउनवर्ड। करंट आई जनाब डिवाइड हो गया, बैटरी से जो टोटल नेट करंट आ रहा था वो तो जनाब हर रेजिस्टर के इंडिविजुअल I1 I2 I3 में चला गया, आधा इधर आधा नीचे को, तो आधा इधर को चला गया, आधा इधर को चला गया, आधा इधर को चला गया। अच्छा, डायग्राम तो हमने समझ लिया स्टूडेंट्स। अब हम सिंपल सी बात समझते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल है यहां सेम होनी चाहिए। कैसे, जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये था लेफ्ट का नोड, ये था राइट का नोड, तुमने लेफ्ट के नोड को उठा के हाई पोटेंशियल पे रख दिया, राइट नोड उठा के लो पोटेंशियल पे रख दिया, तो बताओ जो बैटरी के अक्रॉस ईएमएफ या पोटेंशियल मौजूद है क्या सेम वैसा ही ईएमएफ यहां नहीं आ जाना चाहिए, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए ना। इस नोड को उठा के तुम हाई पे ले आते हो तो सारा का सारा प्लस इधर आ जाएगा, इस नोड को उठा के तुम माइनस पे लाते हो तो सारा माइनस यहां आ जाएगा। ये नहीं, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां। तो मतलब क्या है इस बात का, V1 V2 V3 टोटल किसके बराबर होने वाले, टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होने वाले, ये टोटल V के बराबर होने वाले। तो मैं ये कह सकता हूं सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पैरेलल के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद रखिए आपको, दिस इज पैरेलल सीरीज, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जी, तो सबसे पहले हमने ये बोल दिया कि द पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस का तो पता है ना, एक हाई पे है प्लस जो है वो हाई पे है, माइनस लो पे है, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। यू नो व्हाई, वो इधर पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट फ्लो होना ही नहीं है, सो बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को स्टेबलिश कर देती है रेजिस्टर के बीच में, एक लेफ्ट साइड को हाई पे कर देती है, लो को जो नेगेटिव पे कर देती है, ठीक है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बन सके और इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल डिफरेंस को फिल अप करने के लिए पास आउट हो सके, चलते रहे, एक्सेलरेट होते रहे बैटरी इस वायर में से, ठीक है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
each resistor is same. क्यों सेम, आपको वजह बता दी। लेफ्ट नोड हाई पे, राइट नोड जो है वो लेफ्ट पे, ठीक है। राइट नोड जो है वो लो पोटेंशियल पे, दैट्स वाई दोनों पे सेम पोटेंशियल आ जाएगा। यानी मेरे पास जो टोटल V नेट है वो सबके बराबर होगा। दिस इज ओनली फॉर पैरेलल स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं पॉइंट 2। अब करंट तो आया था बैटरी से, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को जब एक्सेलरेट करवाया तो उससे करंट बना, बिकॉज़ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट। पढ़ा है ना, I = Q/T। जब Q कूलम ऑफ चार्ज किसी भी टाइम t में पास आउट करता है तो उसे बनता है करंट I। तो करंट I जो यहाँ आया स्टूडेंट्स वो तो स्प्लिट होने लग गया, I1 इधर, I2 इधर, I3 इधर, यानी करंट हो गया टोटल तरीके से डिवाइड। अच्छा, तो हम ये कहेंगे द टोटल करंट I is equal to sum of individual currents across each resistor। हर रेजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट तरह से करंट आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 डिफरेंट पाथ्स हैं, हर रास्ते के अक्रॉस डिफरेंट करंट जाएगा और हमें डिफरेंट रीडिंग मिलेगी, ठीक है। अगर हम हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, लगा दें, रीडर लगा दें, करंट रीडर लगा दें, दैट इज एमीटर, तो हमें डिफरेंट रीडिंग मिलेगी हर रेजिस्टर के अक्रॉस, अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ये मैं क्या कह सकता हूं, ये मेरी इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 2 देख ले, I = I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल करंट I जो है वो इक्वल है स्टूडेंट सम ऑफ इंडिविजुअल करंट जो I1 के क्रॉस R1 के क्रॉस I1 होगा, R2 के क्रॉस I2 होगा, R3 के क्रॉस I3 होगा। तो स्टूडेंट्स यहां हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, ओहम आपको क्या कहता है, ओहम कहता है इसका जितना तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे लीनियरली, फिजिकल कंडीशन अगर इस सर्किट के कांस्टेंट है, ये टेंपरेचर कांस्टेंट है, बाकी पैरामीटर कांस्टेंट है, तो लीनियरली पोटेंशियल बढ़ाने से करंट I इस सर्किट के अंदर बढ़ेगा, ठीक है। तो V और I लीनियरली इंक्रीज करते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ क्या कहता है, V = IR। तो स्टूडेंट्स यहां हमें कैसी वैल्यू चाहिए, यहां तो हमें I की वैल्यू चाहिए, तो हम इसी इक्वेशंस को I के लिए फिट कर लें। इसको हम लिख सकते हैं I = V/R। I इधर R उसके नीचे चला जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और इस I V/R को हर जगह पे पुट कर देते हैं, V/R, V1/R, V/R2, V/R3। याद रहे यहाँ V1, V2, V3 हम नहीं यूज कर रहे क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है, ठीक है, वो स्टार्ट में लिख दिया, इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है V1, V2, V3, सबके लिए V है हमारे पास। तो हाँ, R1, R2, R3 लिखेंगे क्योंकि हर रेजिस्टर की अपनी रेजिस्टेंस होगी, दैट इज इन ओम, जो कि उसका यूनिट है। इसको हम V/R कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं आप V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहां से हम स्टूडेंट्स V कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और R1 प्लस 1 और R2 प्लस 1 और R3, ठीक है। और ये आपके पास V/RE एज इट इज।
स्टूडेंट वी से कैंसिल होने वाला है क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ था उतना पोटेंशियल यहाँ है, तो हम सेम चीज कॉमन ले सकते हैं। फाइनल इक्वेशन जो मेरे पास आएगी दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 और R1 प्लस 1 और R2 प्लस 1 और R3। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई जिसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। बजाय स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है कि जब अगर हम रेजिस्टर को पैरेलल में कंबाइन करते हैं रेदर देन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सपोज किया कहने को तुमने R1 जो है, ठीक है, पैरेलल में रखा है तकरीबन 200 ओम, फिर इसको तुमने रखा है 300 ओम, इसको बढ़ा के तुम 500 पे ले गए। पर तुम ये जानते हो कि जब तुम इसको 1/200, 1/300, 1/500 करके पुट करोगे तो क्या डिनोमिनेटर में होने की वजह से जो नेट या टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज नहीं हो जाएगी? डेफिनेटली डिक्रीज होगी। ठीक है, इन सब की वैल्यू आपके पास डिक्रीज में आएगी और अगर आप इसको सम करें तो ये तो आपके पास 0, बिल्कुल आप करके देख लीजिएगा, 0 तो समथिंग आएगी आपके पास। ये नहीं, हम इसे कंक्लूड करते हैं कि जब भी रेजिस्टर को पैरेलल में कंबाइन किया जाता है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ये स्टूडेंट हो जाती है डिक्रीज, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाता है वो कम होगी। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे घरों में जो अप्लायंसेस लगाए गए हैं इसीलिए तो पैरेलल में लगाए गए हैं। मुझे बताओ जो एलईडी बल्ब चाहिए, एनर्जी सेवर चाहिए, एसी लगा हुआ है और पंखा लगा हुआ है, क्या इनको एक जैसा करंट मिलता है? एक जैसा करंट रिक्वायर्ड है? एक जैसे वोल्ट रिक्वायर्ड है? नो। एनर्जी सेवर और जो है इसके अलावा छोटे मोटे जो आपके अप्लायंसेस है, बल्ब हो गया, ठीक है, ट्यूबलाइट होगी, ये सारे के सारों को कम एनर्जी चाहिए होती है, कम करंट चाहिए होता है। एसी को ज्यादा चाहिए होता है, फैन को और फ्रिज को ज्यादा चाहिए होता है। दैट्स व्हाई आप इनको पैरेलल में कंबाइन करते हैं रेदर देन सीरीज बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एप्लायंसेस को पैरेलल में इसलिए डिवाइड किया जाता है, सबसे पहला फायदा कि नेट रेजिस्टेंस तुम्हारे बोर्ड पे कम पड़ती है, कम से कम, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ा लोगे एनर्जी सारी खा जाएगा और आपके तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। तो आपकी कोशिश ये होगी कम से कम रेजिस्टेंस हो। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दैट इज डिक्रीज्ड, that is lesser than the sum of individual resistance. That's why we prefer to connect appliances in parallel rather than series. Appliances को तुम पैरेलल में इसलिए भी जोड़ते हो क्योंकि पंखा है या लाइट है, ट्यूबलाइट है, फ्रिज है, उसकी अपनी भी रेजिस्टेंस होती है। तो तुम अगर उसको पैरेलल में जोड़ोगे तो वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कम रेजिस्टेंस का ऑफर करेगा, कम एनर्जी खाएगा, कम एनर्जी कंज्यूम करेगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है दैट इज डिक्रीज इन नंबर। ठीक है, दैट्स व्हाई हम होम अप्लायंसेस को किस में जोड़ते हैं? हम उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। दूसरा, इसके जो ये केसीएल प्रॉपर्टी है, जो करंट डिवाइड होता है, आधा बल्ब को कम चाहिए I1 उसको दे दिया, ये फ्रिज को दे दिया, ये एसी को दे दिया, जिसको जितना चाहेगा उतना पोटेंशियल या उतना आई जो है उसमें चला जाएगा। ठीक है, पैरेलल का ये एडवांटेज है। बाकी तुम्हारे जो फ्रिज या एसी या जो भी है ये सेम पोटेंशियल पे फिक्स होते हैं, आ तो रहा होता है 220 वोल्ट से आ रहा होता है। ठीक है, दैट इज V फॉर एवरी अप्लायंसेस सेम। ठीक है, बट I1, I2, I3 डिफरेंट चाहिए, जिसको जो है इस तरह से कंबाइन किया जाता है कि डिवाइड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास डिटेल लेक्चर अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन पुट इन कमेंट बॉक्स, द आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू।
within a few minutes. Thank you.